नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के किसान भाइयों का रुझान कृषि सह व्यवसायों में मछली पालन की तरफ बढ़ता जा रहा है और कुछ किसान तो इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। आज हम आपको ग्राम उंदी जिला वाराणसी के एक ऐसे ही प्रगतिशील मछली पालक दीनानाथ मिश्रा से मिलवाने जा रहे हैं जो मछली पालन व्यवसाय से अच्छी खासी आय ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता का राज खुद इन्हीं से। मछली का अपना फार्म बनाया हूँ, इसमें पियासी और रोहू का काम करते हैं। 2 बीघे जमीन में हमने बनाया है। तो हम लगभग जो है ये तालाब बड़ा जो है बनाया हूँ जो कि 1 बीघे के करीब है और दूसरा 2 नर्सरी है। जो 1 बीघे में कुछ नर्सरी है और बंधा उंधा जो है बनाने में जो जमीन गया हो और 2 नर्सरी डाला हूँ। इसमें पियासी और रोहू, कतला, नैन और ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का काम करते हैं। हम लोग 5-6 साल से ये मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं। पहले हम आर्मी में थे, आने के बाद जो है हमने यही जो है सिलेक्शन किया कि अपना खेती और ये मत्स्य पालन जो है इसको चालू करें और अच्छा लाभ बेनिफिट इससे मिल रहा है हमको। ये किसान प्यासी यानी पंगेसिस मछली के साथ कार्प मछलियों का भी पालन करते हैं। कार्प मछली में रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प इत्यादि मछलियाँ आती हैं। अगर हम प्यासी मछली की बात करें तो इसका पालन पक्के तालाब में किया जाता है, लेकिन कच्चे तालाब में भी इसका पालन करके किसान अच्छा लाभ ले रहे हैं। ये किसान भी कच्चे तालाब में कार्प मछलियों के साथ प्यासी का पालन करते हैं। जून के महीने में डाला हूँ और कुछ प्यासी जो है हम मार्च में डाले थे। तो मार्च का तो इस समय हमारा तैयार है बेचने के लिए, और जो पियासी मैं जून में डाला हूँ उसे मैं जाड़े भर जो है रोकूंगा गर्म पानी दे करके अपना, और इसके बाद जो है मार्च अप्रैल 2 महीने जो है खिलाने के बाद जो है चारा ये तैयार हो जाएंगी और इसको फिर जो है मार्केट में निकाल दो। अक्सर किसान जो है वो जाड़ा के पहले पियासी को निकाल देते हैं, इसलिए कि उनको अधिक ठंडी पड़ती है तो वो मर जाते हैं, बचते नहीं, तो वो ठंडी के पहले जो है निकाल देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं उनको ठंडी में जो है रखता हूँ और रखने का हमारा तरीका है कि मैं मशीन से गर्म पानी जो है उनको बराबर जो है तालाब में डालता हूँ और दूसरी तरफ से मैं जो है मोनो ब्लॉक लगाकर और उस पानी को जो है आउट करता हूँ। तो जब उनकी डिग्री जो है पानी का डिग्री सही रहता है तो वो पियासी हमारी जी जाती है और अप्रैल वगैरह में हमको अच्छा रेट मिलता है मछली का और मैं जो है अच्छा पैसा उससे कमाता हूँ। मछली बीज का संचयन अप्रैल से सितंबर तक करते रहते हैं। प्यासी का संचयन अप्रैल और जून में करते हैं और कार्प मछलियों का जुलाई से सितंबर माह तक संचयन करते हैं। हम पियासी का मंगाते हैं कलकत्ता से, जो कि हमें 4 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का पड़ता है 1 पीस, और मैं इस समय जो है 22,000 बच्चा डाल करके उसको दूसरे तालाब में नर्सरी से निकालकर बड़े तालाब में वो ट्रांसफर किया हूँ। पियासी पर हम लोगों का चारा जो है छोटे से लेकर और तैयार करने तक लगभग जो है 70-75 रुपया पड़ जाता है। 70-75 रुपया पड़ जाता है। बाकी ये मार्केट में 1.10 1.20 ऐसे जो है बिकती। और हम जो मछली निकालते हैं अप्रैल में तो उसको हम 130 रुपये में बेचते हैं। हमें 10 रुपये केजी पीछे जो है वो प्रॉफिट होती है जाड़ा में रोकने से। पियासी के साथ ही रोहू, कतला, नैन सब रखते हैं, लेकिन जिस वक्त हम जाल चलवा कर पियासी निकलवाते हैं उस वक्त हम रोहू, कतला, नैन यदि हमारा बेचने लायक है तब तो बेच देते हैं और नहीं तो दूसरे तालाब में डाल देते हैं और फिर उसको पियासी के साथ ही डाल के उसका प्रोग्रेस उसके साथ बढ़िया होता है। इसलिए कि पियासी में चारा पड़ने से वो चारा जो है रोहू, कतला, नैन सबको जो है भरपूर मिल जाता है और वो बढ़ने में मदद होता है। रोहू की लागत जो है लगभग हम लोगों के यहाँ से
व्यापारी लोग जो ले जाते हैं बेचने के लिए, हम लोग जो है थोक में 160 रुपये केजी उनको दे देते हैं और वो मार्केट में ले जा करके लगभग जो है 200 रुपया 250 रुपये तक बेच देते हैं। गया कि अगर हमारी लागत जो है पड़ रहा है लगभग 70-75 रुपया, तो अब उसी पर 30-35 रुपया तो हम लोगों को केजी पीछे मिल ही जाता है। तो हम लगभग पियासी जो है 100 से 150 कुंटल तक निकालते हैं प्रति वर्ष, और रोहू लगभग जो है 12-14 कुंटल रोहू जो है उसके साथ जो है पियासी के हमें मिल जाता है। 2 बीघा यानी 40 बिस्वा तालाब से प्यासी का लगभग 125 कुंतल और कार्प मछलियों का लगभग 14 कुंतल प्रति वर्ष उत्पादन होता है। प्यासी मछली का बाजार अगर 100 रुपए प्रति कुंतल भी मानकर चले तो प्यासी मछली से इन्हें 12,50,000 रुपए की कुल आय होती है, और कार्प मछलियों का बाजार भाव अगर 125 रुपए प्रति कुंतल मानकर चले तो इनसे 1,75,000 रुपए की आय होती है। 2 बीघा तालाब से कुल 14,25,000 रुपए की आय हो रही है। अगर लागत खर्च की बात करें तो प्यासी मछलियों के लिए विशेष प्रबंधन करना पड़ता है, इसलिए इनका लागत खर्च बढ़ जाता है। 2 बीघा तालाब में बीज डालने से लेकर मछली निकालने तक लगभग 7 लाख रुपए खर्च होते हैं, और शुद्ध लाभ के रूप में इन्हें लगभग 7 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष आय होती है। ये किसान अपने तालाब का पूरा ख्याल रखते हैं, सही समय पर खान पान और उचित दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे इन्हें स्वस्थ और अच्छी वजन वाली मछलियों का उत्पादन मिल पाता है और उससे अच्छी आय हो रही है। हम सीड डालते हैं, जैसे कि पियासी का सीड डालते हैं, तो पियासी का सीड डालने के बाद उस तरीके का इनको छोटा से लेके बड़ा चारा खिलाते हैं, और रोहू, कतला, नैन और ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये सब प्रजातियां जो है हम रोहू की जो है डालते हैं, जिसमें कुछ चाइना जो है होती हैं, जैसे ग्रास और कॉमन कार्प हैं, ये चाइना वाली मछली हैं, और रोहू, कतला और नैन ये जो है अपने यहाँ की मछली है, जो ये 5-6 मछली जो है एक साथ पाली जा सकती हैं। एक जगह मछलियाँ रहने से पेट का खाना उनके पचता नहीं, तो थोड़ा दौड़ते रहेंगे। जब जाल पड़ता है तो वो डर जाते हैं, डरने के बाद थोड़ा दौड़ उनका जो है ज़्यादा हो जाता है, तो एक्सरसाइज हो जाता है। एक्सरसाइज होने से उनका जो है ग्रोथ जल्दी होता है, बढ़ते हैं। हम बराबर जो है उसका दवा का भी इंतजाम है, दवा हम लोग मंगाते हैं मार्केट से जो है, तो उसमें जैसे शान गोल्ड है, ये सब हैं तमाम किस्म की दवाइयाँ, तो डालते रहते हैं कि कोई रोग वोग इसमें न लगने पाए, स्वस्थ हमारी मछलियाँ रहें। अक्सर ये दवाइयाँ जो है इस्तेमाल करते हैं और उससे ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसकी भी दवाइयाँ हैं। देखभाल का मतलब ऐसा है कि हम 2 आदमी यहाँ रहते हैं, बराबर जो है चारा ओरा डलवाते हैं, और रात को भी यहाँ पर हम बनाए हैं अपना मकान वकान जो है, तो रात को भी व्यवस्था हम लोगों का है, यहीं पर रहते हैं। मशीन हमारी बड़ी बोरिंग है जो अपने रूम के अंदर ही लगाए हैं, और लगा करके बराबर जहाँ पानी की आवश्यकता होती है वहाँ जो है हम लोग पानी डालते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा तैयार होता जाता है मछली, हम निकालते भी रहते हैं और डालते भी हैं रोहू वाली प्रजातियों को, और पियासी को एक साथ जिस तालाब से निकालते हैं वो पूरा तालाब खाली कर देते हैं हम लोग। प्रदेश में आलू की फसलें इस समय कई अवस्थाओं पर हैं। कुछ क्षेत्रों में इस फसल पर कीट रोगों की समस्या रही है। कोई भी कीट या रोग के लक्षण अगर फसल पर दिखाई दे तो समय रहते नियंत्रण के जरूरी उपाय अपनाएं। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह से। हमारी जो आलू की फसल है उसका उत्पादन कीटों और रोगों से प्रभावित होता है। तो जो हमारी आलू की फसल में जो प्रमुख रोग हैं जो हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 तरह के रोग हैं। जो एक पहला है अर्ली ब्लाइट, जिसको हम लोग अगेती झुलसा कहते हैं, दूसरा है पछेती झुलसा जिसको हम लोग लेट ब्लाइट कहते हैं, तथा तीसरा है कॉमन स्कैब जिसको हमारे किसान भाई सामान्य भाषा में चेचक के रूप से भी जानते हैं। तो किसान भाइयों, जो अर्ली ब्लाइट है यह एक फफूंद जनित रोग है जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंदी से
होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो पौधों की पत्तियां हैं उसकी नीचे की पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के या भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, और जब इन धब्बों को हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक टारगेट बोर्ड जैसा इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारी बीमारी है यह अगेती झुलसा है। तो किसान भाइयों, जिन जगहों पर यह समस्या आती है उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको एक तो जो हम कंद की बुआई करें तो कंद हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए तथा प्रमाणित होना चाहिए तथा उन जगहों से लेना चाहिए जहां पर बीमारी न लगी हो। दूसरी चीज़, जब भी हम बीज को बोएं, बीज को बोने से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। और तीसरी बात आती है, यदि हमारे खेत में बीमारी लग गई है तो हमको मैंकोजेब नामक रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरी जो एक प्रमुख समस्या आती है वह है हमारी पिछेती झुलसा की। जो पिछेती झुलसा रोग है यह भी एक फफूंद जनित रोग है, लेकिन इस रोग का जो लक्षण है वो हमारे वातावरण पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो जब आसमान में बादल छाए होते हैं, कोहरा पड़ता है और ठंड अधिक होती है और अगले दिन बारिश की संभावना होती है, तब यह रोग के लक्षण बड़ी तेजी से फैलते हैं। तो यह भी एक फफूंद जनित रोग है जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक फफूंदी से होता है। इस रोग में क्या होता है कि जैसे ही मौसम अनुकूल होता है और हमारी पत्तियों पर, डंठलों पर धब्बे बनते हैं और वो धब्बे जैसे ही मौसम फेवरेबल होता है 2-3 दिन में हमारी पूरी पत्तियों को, पूरे लता को सुखाकर ख़त्म कर देते हैं। किसान भाइयों, जहाँ पर ये समस्या आती है वहाँ पर हमेशा हमको प्रमाणित बीज बोना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ पर ये समस्या आती है, यदि हम प्रोफाइलेक्टिक मेजर मतलब रोग आने से पहले मैंकोजेब नामक रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। लेकिन यदि हमारे खेत में रोग की शुरुआत हो गई है तो हमको मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का यदि हम स्प्रे कर देंगे 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से तो वो बीमारी वहीं रुक जाएगी तथा हमारा आलू भी सुरक्षित हो जाएगा। तीसरी जो एक प्रमुख बीमारी आती है वह हमारी कंद की बीमारी होती है, जिसको हमारे किसान भाई सामान्य भाषा में चेचक बोलते हैं। जबकि यह बीमारी जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज नामक कारक द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो ट्यूबर होता है उसमें उत्पादन उतना प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो फसल होती है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, बाजार मूल्य है, वह कम हो जाता है। इसमें जो आलू होता है उसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और वो धब्बे बहुत ही बेकार देखने में लगते हैं, जिससे आलू का बाजार मूल्य कम हो जाता है। और इस बीमारी का कहाँ से शुरुआत होती है? जैसे ही हमारा ट्यूबर बनने लगता है उसी समय यह बीमारी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ट्यूबर बनता है तो यह जो कारक है यह जमीन में रहता है और वो सीधे ट्यूबर में प्रवेश कर जाता है, और जैसे जैसे आलू बढ़ता जाता है उसी तरह ये धब्बे भी उसके ऊपर बढ़ते जाते हैं और पूरे आलू को बदरंग कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका बाजार मूल्य प्रभावित होता है। तो जब भी किसान भाई आलू की बुआई करें तो बुआई से पहले हमेशा स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए, प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए, और बोने से पहले बीज को उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के लिए 3% बोरिक एसिड की मात्रा को हम यदि प्रति हेक्टेयर की दर से आलू की बुआई कर देंगे उपचारित करके तो ये समस्या कम आएगी। दूसरी बात जो आती है, जब हम सिंचाई करें तो सिंचाई हल्की होनी चाहिए और नियमित अंतराल पे होनी चाहिए। हैवी और ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह रोग तेज़ी से फैलता है। हल्की सिंचाई और नियमित अंतराल पर सिंचाई करने से इस रोग की बढ़वार कम होती है, संभावना कम हो जाती है। तीसरी बात जो आती है, यदि खेत में यह बीमारी लग गई है तो फिर बाद में इसका इलाज संभव नहीं है। तो जब भी हम आलू को बोएं तो बोने से पहले हमको ज़मीन को भी शोधित कर लेना चाहिए। अब ज़मीन का उपचार करने के लिए हमको क्या करना है, हमको 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में गोबर की खाद में मिलाना है। जिससे क्या होगा, यदि हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेतों में करते रहेंगे तो न केवल कॉमन स्कैब या चेचक बल्कि जो अन्य बीमारियां आलू में हमारे प्रभावित कर रही हैं वह भी ठीक होंगी और उनसे उतना उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा किसान भाइयों, आलू की फसल में जिन हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आता है उनमें है सफेद मक्खी और माहू। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण आलू की पत्तियां ऐंठ जाती हैं या फिर मुड़ जाती हैं। यह एक वायरस जनित बीमारी है जिसको हम लोग मोज़ेक कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक जगह से ये दूसरी जगह कीड़ों के द्वारा फैलता है। यदि आपको
इस तरह के लक्षण खेत में दिखाई पड़े जिसकी पत्तियां सिकुड़ी हुई हों, पौधे छोटे रह गए हों, तो आप उन पौधों को उखाड़िए और उखाड़ने के बाद जला दीजिए अथवा उनको जमीन में गाड़ दीजिए। इसके बाद आप किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, चाहे वो डाइमेथोएट हो अथवा इमिडाक्लोप्रिड हो, उसका एक स्प्रे आप कर देंगे तो इन कीटों से बचा जा सकता है। और जो ये हमारे फसल की जो ये मोजैक रोग लग रहा है, इससे भी हमारी फसल का बचाव हो सकता है। किसान भाइयों, इस तरह यदि आप हमारी बताई हुई विधि से अपने आलू की फसल में कीट एवं रोगों का नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त होगा। पशुपालक भाइयों, जैसा कि पशुओं के ब्यांत का समय चल रहा है और इन पशुओं में इस समय आमतौर पर दुग्ध ज्वर की समस्या देखने में आ रही है, जिसका यदि समय रहते इलाज नहीं किया गया तो पशु का दूध उत्पादन कम हो जाएगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल। सर्दी ऋतु के प्रारंभ में और अंत में ये समय ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा अपन को सावधानी रखनी पड़ती है। जो पशु ताज़ा ब्याए हुए होते हैं, जिनकी गर्भकाल अभी चालू हुआ है या जो ब्याह गए, उनकी विशेष देखभाल की जरूरत है। इनमें प्राय सर्दी के दिनों में एक बीमारी हो जा करती है जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। दुग्ध ज्वर मादा पशुओं में होने वाला एक रोग है जो अक्सर ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को ब्याने के कुछ घंटे या दिनों बाद होता है। इसे मिल्क फीवर भी कहते हैं। ये रोग पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सामान्यतः ये रोग भैंस गायों में 5 से 10 साल की उम्र में अधिक होता है। आमतौर पर पहली ब्यांत में ये रोग नहीं होता। ये मिल्क फीवर में पशु मरणासन अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है, लेट जाता है, लेटी अवस्था में रहता है, गोबर नहीं करता, सुस्त पड़ा रहता है और सांस की गति बढ़ जाती है और कुछ खाता पीता नहीं है। ऐसी स्थिति में पशुपालक बहुत घबरा जाता है। दुग्ध ज्वर बीमारी के लक्षण। इस रोग के लक्षण पशु के ब्याने के 1 से 3 दिन तक प्रकट होते हैं। इस रोग से ग्रसित पशु बेचैन रहता है। मांसपेशियों में कमजोरी आ जाने के कारण पशु चल फिर नहीं सकता। पिछले पैरों में अकड़न और आंशिक लकवा की स्थिति में पशु गिर जाता है। उसके बाद गर्दन को एक तरफ पीछे की ओर मोड़कर पशु बैठा रहता है। दुग्ध ज्वर बीमारी से ग्रसित पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है। पशुपालक भाइयों, ऐसे पशु की देखभाल हेतु सबसे पहले अपन को उनको सर्दी से बचाव करना है। जहां उसके आवास में एक लाइट की उचित लाइट की व्यवस्था करनी है जिससे तापमान बना रहे। और दूसरा जो उसका बेड है जहां पे वो लेटा हुआ है वो भी बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। दूसरा, ऐसे पशुओं का दूध भी अपन को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना चाहिए। ऐसे पशुओं का मुख्य इलाज निकटवर्ती किसी भी पशु चिकित्सा संस्था से डॉक्टर से मिलकर और उसके नस में जो खून की नस सिरा आती है उसके अंदर कैल्शियम की दवा चढ़ाई जाती है, उससे पशु तुरंत ठीक हो जाता है। इसके बाद में उपचार के उपरांत उसके बाद में नियमित रूप से उससे कैल्शियम की दवा और देसी दवा के रूप में अदरक, चाय का पानी, ऐसी दवाई पिलाते रहना चाहिए जिससे कि उसका तापमान बना रहे। सर्दी के दिनों में पशुओं का, विशेषकर भैंस में बीमारी प्राय कॉमन होती है, तो इस प्रकार से भैंस में ये ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। दुधारू पशुओं को दुग्ध ज्वर रोग से बचाने के उपाय। गर्भावस्था के दौरान पशु को उच्च गुणवत्ता वाला खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम रोज खिलाएं। लेकिन ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व से पशु को कम कैल्शियम खिलाना चाहिए। यदि किसी पशु को पिछले ब्यांत में ये रोग हो चुका है तो बचाव के तौर पर ब्याने के तुरंत बाद कैल्शियम का टीका लगवाएं। पशु चिकित्सक की देखरेख में अनाइक्निक लवण ब्याने से 1 सप्ताह पूर्व खिलाना शुरू करने से इस रोग का पूर्ण बचाव किया जा सकता है। तो ये सर्दियों के दिनों में उचित देखभाल करके पशुओं को अपन आर्थिक हानि से और दूध की से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दुबौली, जिला अम्बेडकर नगर के शिवाजी भारती ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक रोगों के संबंध में है, अमरूद का सबसे विनाशकारी और महत्वपूर्ण रोग उकठा रोग है, जो
फ्यूजेरियम नामक फफूंदी कारण से जड़ों से ये बीमारी लगती है। तो इसके प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी ये है कि पौधों के आसपास बाग में हम साफ़ सफाई रखें और साफ़ सफाई के बाद फिर जैविक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें। जैविक दवाइयों में ट्राइकोडर्मा पाउडर एक आता है, जिसकी यदि 2.5 किलोग्राम मात्रा 50-60 किलोग्राम अच्छे सड़ी हुई गोबर खाद के साथ मिला करके 6-7 दिन तक छाया में रख लें और उसको बोरा से ढक दें। फिर 6-7 दिन बाद उसका 5-5 किलोग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से थालों में चारों तरफ डाल दें और नमी बनाए रखें, तो उकठा रोग कम लगता है और ये बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरी रासायनिक दवा है जिसमें कार्बेंडाजिम पाउडर एक आता है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से पौधों में छिड़काव किया जा सकता है या सूखी मिट्टी में मिला करके थालों के आसपास डालना चाहिए, परंतु ध्यान ये रखें कि पौधों के आसपास नमी बनी रहे। तो इस तरीके से उकठा रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जाड़े के मौसम में कैसे करें मत्स्य तालाबों का प्रबंधन। पशुओं के नवजातों में सिंगरोधन और इसके लाभ। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।